हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञान असली क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ में। ये हमारा अभ्यास सीरीज़ आपके दिसंबर एग्जाम को टारगेट कर रहा है और इस सीरीज़ में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है और आज भी करने वाले हैं। आज है 13 अक्टूबर और आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाके देना है ना। तो लाइक करने के बाद स्टार्ट करते हैं इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को। एक और छोटा सा आपको यहाँ पर न्यूज़ देना है कि देखिए, हमारे एडमिशन्स एक बार फिर से ओपन कर दिए गए हैं और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, हमारे दिसंबर बैच से जुड़ना चाहते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली जो एग्ज़ाम होगा वो लेट ही होगा, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे बैचेस से तो आप जो है जुड़ सकते हैं। डिस्काउंटेड प्राइस पे जो है आपको ये सेशंस, ये क्लासेस मिल जाएंगी, जो कि हमारे ऐप पे होती हैं और वहाँ से आप अपनी तैयारी को बिल्कुल बेहतर बना सकते हैं। तो 13 अक्टूबर का सेशन का ये पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका छात्रों में आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी है। टीचिंग एप्टीट्यूड का ये क्वेश्चन है, यानी शिक्षण योग्यता का। आपके पास ऑप्शंस हैं। पहला, एनकरेजिंग रोट मेमोराइजेशन, रटने को प्रोत्साहित करना। दूसरा ऑप्शन है आपके पास प्रमोटिंग ओपन एंडेड डिस्कशन, यानी खुली चर्चा को बढ़ावा देना। तीसरा ऑप्शन है असाइनिंग मल्टीपल चॉइस टेस्ट फ्रिक्वेंटली, यानी बार बार बहुविकल्पीय परीक्षण देना। और चौथा ऑप्शन है प्रोवाइडिंग नोट्स फॉर क्विक रिवीजन, यानी त्वरित पुनरावृत्ति के लिए नोट्स प्रदान करना। बताइए इनमें से कौन सा इसका सही उत्तर होगा। एक ही इसमें से सही है, तो आज ये मल्टीपल करेक्ट वाला नहीं है ना, सिंगल करेक्ट आपके पास ऑप्शन यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। जो भी आपको लग रहा है कि इसका करेक्ट आंसर है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर देंगे। देखिए, बात करेंगे अगर हम सभी ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं और फिर आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा इसका है। देखिए, रोट मेमोराइजेशन को एनकरेज करना जो है ना, रोट लर्निंग को प्रमोट करना, ये कभी भी आपको आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग जो है इसको बढ़ावा नहीं देता है, क्योंकि रेपिटेशन होता है इसमें। और जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रटने के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो आप चीज़ों को उसके अंदर निहित जो भी अर्थ है उसको समझ नहीं पाएंगे या फिर कुछ नया नहीं सोच पाएंगे। तो ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये कह रहा है कि मोस्ट इफेक्टिव वे टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। ओपन एंडेड डिस्कशन को प्रमोट करना, खुली चर्चा को बढ़ावा देना। देखिए, अगर आप ओपन एंडेड डिस्कशन करते हैं ना, तो इससे आप क्रिटिकली सोच पाते हैं। मल्टीपल व्यू पॉइंट्स आपके पास आते हैं। मल्टीपल व्यू पॉइंट्स मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अलग अलग आपके पास दृष्टिकोण आते हैं। अलग अलग दृष्टिकोण से क्या होगा, आप सही चॉइस जो है वो चूज़ कर पाएंगे। तो जो इसका सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तीसरा ऑप्शन है मल्टीपल चॉइस टेस्ट फ्रीक्वेंटली आप जो है अगर असाइन कर रहे हो, तो देखिए, टेस्ट नॉलेज को एसेस तो करता है। एमसीक्यू से आप नॉलेज को एसेस तो कर सकते हैं, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं कर सकते हैं जब तक कि उनको डिज़ाइन ना किया हो गया हो ऐसा पर्पज अपने माइंड में लेके। तो ये जो है बहुविकल्पीय परीक्षण वाला जो है ये नहीं होगा। ओपन एंडेड डिस्कशन सबसे बेटर होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन अगर आपसे पूछूंगा तो आप अलग अलग पर्सपेक्टिव देंगे, उससे आपकी आलोचनात्मक सोच का विकास होगा। और अगर आप नोट्स देते हैं क्विक रिवीजन के लिए, तो ये भी मेमोराइजेशन का ही टेक्निक है, रटने के ऊपर इसमें भी होता है, या फिर रिकॉल वाली टेक्निक है जहाँ पर आप चीज़ों को याद करने पे ज़्यादा ध्यान देते हो, न कि क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने पे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा, फर्स्ट का बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न आ रहा है रिसर्च एप्टीट्यूड यानी अनुसंधान योग्यता से, और ये प्रश्न है असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, असर्शन है पहला, और असर्शन रीजन के बारे में बता दूं कि देखिए, इसमें एक जो है असर्शन होता है और एक रीज़न होता है। दो स्टेटमेंट दिए होते हैं और आपको चुनना होता है क्या दोनों सही हैं और रीज़न उसका सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं, या फिर दोनों सही और रीज़न सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, या फिर जो है आपका जो है पहला असर्शन सही है रीज़न गलत है, या फिर असर्शन गलत है रीज़न सही है। इनमें से आपको चुनाव करना होता है। 4 ऑप्शन आपके पास होते हैं। ओके, तो देखिए, असर्शन कह रहा है कि क्वालिटेटिव रिसर्च यानी गुणात्मक अनुसंधान जो है ये फोकस करता है ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को समझने पे और सोशल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, यानी मानव अनुभवों और सामाजिक संदर्भों को समझने पर केंद्रित होता है। वही अगर बात करें रीजन के बारे में, तो ये कह रहा है कि मात्रात्मक अनुसंधान क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है ना, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है पर्सनल पर्सपेक्टिव्स को समझने के लिए और कल्चरल पैटर्न्स को समझने के लिए, यानी कि जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण है और सांस्कृतिक पैटर्न है इसका अध्ययन करने के लिए क्वांटिटेटिव रिसर्च ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो बताइए कि असर्शन और रीजन में कौन से सही हैं, कौन से गलत हैं, क्या रीजन सही एक्सप्लेनेशन है, क्या है, आप सोचिए इसके बारे में एक बार। देखिए, अगर हम बात करें, दो यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में। पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि ये ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को समझने के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप नीचे ऑप्शन जो भी आपको करेक्ट लग रहा है इन चारों में से, इसको नीचे जाके मेंशन कर देंगे A, B, C और D में से कौन सा सही है ना।
और फिर यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए असर्शन जो है, क्वालिटेटिव रिसर्च जो है, ये ह्यूमन एक्सपीरियंस को जो जो समझने पे फोकस करता है, ये तो बिल्कुल सही है। और सोशल कॉन्टेक्स्ट को भी समझने पे, यानी जो सामाजिक संदर्भ है इसको भी समझने पे फोकस करता है, क्योंकि ये गुण समझने के ऊपर है, इसलिए तो इसका नाम है गुणात्मक अनुसंधान, है ना। ये क्वालिटीज़, ये बिहेवियरल एस्पेक्ट समझने की कोशिश करता है, तो ये तो जो है सही है। तो असर्शन हमारा सही हो गया। ओके, इसके बाद रीजन देखें तो रीजन है क्वांटिटेटिव रिसर्च इज मोर इफेक्टिव फॉर स्टडिंग पर्सनल पर्सपेक्टिव्स एंड कल्चरल पैटर्न्स। देखिए क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है ना, ये नंबर से डील करता है, याद रखिएगा, नाम से ही समझ में आता है। क्वांटिटेटिव यानी मात्रा, क्वांटिटी, नंबर, है ना। तो यहाँ पर नंबर्स के बारे में होता है कि नंबर्स से ये डील करता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करता है, सांख्यिकीय विश्लेषण जिसे हम कहते हैं, तो इसके ऊपर जो है इसका पूरा फोकस होता है। पर्सनल और कल्चरल एस्पेक्ट जो है ना, ये इसके ऊपर फोकस नहीं होता है, और ये जो है ज़्यादातर क्वालिटेटिव रिसर्च के जो है गुण हैं, तो इसलिए रीजन गलत है। तो यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो आई होप कि जो है इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हो। देखिए असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन अभी पिछले एग्जाम में तो नहीं पूछा गया है, और जो जून वाला हुआ था और जो अगस्त वाला, दोनों में ही नहीं, लेकिन हो सकता है कि वो पूछ दें अगले एग्जामिनेशन में, तो इसके लिए भी हमें रेडी रहना होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना, वो आपके काफ़ी इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स जो है आपके रेडी रहेंगे, तभी सॉल्व कर पाओगे आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है इंडियन लॉजिक से, भारतीय तर्कशास्त्र से। प्रश्न है न्याय दर्शन में 5 अवयव वाले तर्क का सही क्रम कौन सा है, बताइए। इन द न्याय फिलोसफी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 5 मेंबर्ड सिलोइज्म, जिसे पंच अवयव बोलते हैं। 5 मेंबर्ड सिलोइज्म का सही सीक्वेंस बताना। और देखिए सीक्वेंस वाले क्वेश्चन यहाँ पे मैंने क्यों इंक्लूड किया है, और ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा मैंने बनाया, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये सीक्वेंस जो है आपसे काफ़ी पूछा जा रहा है। और जो भी मैंने बताया था ना कि हमारे इन क्लासेस का बस एक ही मकसद है कि आपको मैं ऐसे क्वेश्चंस रेडी करा दूं कि अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली, तो आप जो है एग्जामिनेशन तक इतने परिपूर्ण हो जाएंगे कि आप सारे ही क्वेश्चंस बहुत आसानी से डील कर पाएंगे। और इसीलिए कहता हूँ कि और लोगों को भी बताइए, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले इन सेशंस को आगे और कंटिन्यू रखने के लिए, क्योंकि मोटिवेशन जो है धीरे धीरे ख़त्म होगा तो फिर उससे ही प्रॉब्लम होता है। और यहाँ तक अगर वीडियो को देखा है आपने तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में जो भी आपके फीडबैक होंगे वो जरूर दीजिएगा। ऑप्शंस है, पहला है प्रतिज्ञा, दूसरा है हेतु, तीसरा उपनयन, चौथा है निगमन, और पांचवा है दृष्टांत। दूसरा ऑप्शन है हेतु, प्रतिज्ञा, दृष्टांत, उपनयन, निगमन। तीसरा ऑप्शन है प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनयन, निगमन, या फिर चौथा ऑप्शन है हेतु, उपनयन, दृष्टांत, निगमन, प्रतिज्ञा। बताइए कौन सा सही सीक्वेंस है। देखिए अगर हम करेक्ट सीक्वेंस के बारे में बात करें न्याय सिलोजिज्म की, तो न्याय सिलोजिज्म जो होता है ना, ये 5 पार्ट सीक्वेंस होता है, आपको पता होना चाहिए। 5 पार्ट सीक्वेंस होता है, इंडियन लॉजिक का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला होता है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, ये प्रतिज्ञा जो लिखा है ना, ये प्रतिज्ञा है, तो इसको हम कहते हैं प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन हो गया, ये स्टेटमेंट होता है या थीसिस होता है जिसे प्रूव करना है। फिर दूसरा हो गया आपका हेतु यानी रीज़न। अब रीज़न जो है ये प्रोपोजिशन को सपोर्ट करना चाहिए, है ना, सपोर्ट करना चाहिए रीज़न। फिर आता है आपका जो है अगला दृष्टांत, है ना। तो दृष्टांत क्या होगा, दृष्टांत मतलब यहाँ पर हो जाता है आपका एग्जाम्पल, याद रखिएगा, ये जो है उदाहरण होता है, एग्जाम्पल होता है, एक रिलेटेड एग्जाम्पल आपको देना होगा रीजनिंग को इलस्ट्रेट करने के लिए। इसका ये भी बता दूं कि तीसरा जो है ये सही है ना। चौथा है आपका उपनयन यानी एप्लीकेशन, अब इस चीज़ को आप अप्लाई करोगे, और फिर निगमन यानी कंक्लूजन पे पहुंचोगे, है ना, संदर्भ, कंक्लूजन। तो ये जो है आपका जो है करेक्ट 5 स्टेप का सीक्वेंस होता है, प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनयन, निगमन, है ना। और ये पांचों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 5 मेंबर सिलोजिज्म होता है जो कि आपके न्याय फिलॉसफी में, न्याय दर्शन में होता है। तो आई होप कि ये आपका सही हुआ हो, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का प्रश्न है, और ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कंट्रीब्यूटेड टू ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, जो भी इसका करेक्ट आंसर आपको लगे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे। आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कारक वैश्विक तापन का प्राथमिक योगदान करता नहीं है। पहला है मीथेन उत्सर्जन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, तीसरा है सोलर रेडिएशन इंक्रीज, और चौथा है डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो मुख्य कंट्रीब्यूटर या प्राथमिक योगदान करता नहीं है। हाँ, इनमें से अगर मैं बात करूं प्राथमिक कंट्रीब्यूटर या प्राथमिक योगदान करता नहीं है,
तो वो होगा आपका कौन सा, सोलर रेडिएशन, सी, है ना, सी इसका सही होगा। और सोलर रेडिएशन क्यों होगा, देखिए सोलर रेडिएशन जो है ना ये नेचुरली वेरी करता है और ये प्राइमरी कंट्रीब्यूटर नहीं होता है अगर हम बात करें एंथ्रोपोजेनिक ग्लोबल वार्मिंग की, क्योंकि जो मीथेन एमिशन है, मीथेन जो है ना सिग्निफिकेंट ग्रीन हाउस गैस होता है, आपको मालूम होना चाहिए, है ना, और ये ग्लोबल वार्मिंग में इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि आपका जो वैश्विक तापन है, जो गर्मी बढ़ती जा रही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, है ना, CO2, तो बहुत ये भी बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूटर है। फिर डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता था ना वो नहीं हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, और इससे भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बढ़ रही है। तो ये तीनों जो है, या नॉट पूछा है, नॉट अ प्राइमरी, तो सोलर रेडिएशन इंक्रीज जो है ये नहीं है प्राइमरी कंट्रीब्यूटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है हायर एजुकेशन सिस्टम से, उच्च शिक्षा प्रणाली से, और ये असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। पहला है आपके पास असर्शन, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रमोट्स मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्नातक स्तर पर बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा देती है। और रीजन है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन हिंडर्स डीप स्पेशलाइजेशन इन वन सब्जेक्ट, यानी बहुविषयक शिक्षा किसी एक विषय में गहन विशेषज्ञता को बाधित करती है। अब बताना है आपको कि असर्शन और रीजन में कौन से सही हैं, क्या दोनों सही और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या फिर दोनों सही हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, या फिर असर्शन सही है रीजन गलत है, या फिर असर्शन गलत है रीजन सही है। बताइए क्या कौन से सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे और इसका करेक्ट आंसर जो है नीचे कॉमेंट सेक्शन में दे देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और मुझे आशा है कि इसका सही उत्तर आप देंगे नीचे कॉमेंट सेक्शन में, है ना। देखिए अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर प्रश्न की, तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी 2020 वाली आई है, और मैंने बार बार आपको बताया हुआ है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के ऊपर ध्यान देता है, बहुविषयक शिक्षा के बारे में बात करता है, जहाँ पर अलग अलग डिसिप्लिन्स को आप मिक्स कर सकते हैं। अगर आप फर्ज करिए मैथ्स आपको बहुत पसंद है और साथ ही साथ आपको जियोग्राफी पसंद है, तो आपके पास जो है ना ग्रेजुएशन लेवल पे ये सुविधा होगी कि आप दोनों सब्जेक्ट साथ में पढ़ सकें। तो ये तो बिल्कुल सही है, असर्शन सही है, ए इज़ करेक्ट। अब रीज़न देखते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन जो है ना ये डीप स्पेशलाइजेशन एक सब्जेक्ट में हिंडर करता है, यानी किसी एक विषय में आप गहन विशेषज्ञता अगर चाहते हो तो उसको बाधित करता है। ये क्या ये सही है, आपको क्या लगता है? देखिए अगर हम बात करें मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की, तो ये डीप स्पेशलाइजेशन जो है ना वो हिंडर नहीं करता है, बल्कि और ब्रॉडन करता है एजुकेशनल एक्सपीरियंस को। स्टूडेंट्स को अलाउ करता है कि वो स्पेशलाइजेशन बाद में ले लें, लेकिन अभी के लिए वो दो सब्जेक्ट एक साथ पढ़ सकते हैं। तो रीज़न जो है वो गलत है, और इसीलिए इसका ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, असर्शन इज ट्रू, रीज़न इज फॉल्स। ओके, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपने इसका सही उत्तर दिया हो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। ये अगला प्रश्न हमारा जो है आपके टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 से है। व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ फीडबैक इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? बताइए शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में प्रतिक्रिया यानी फीडबैक की मुख्य भूमिका क्या है? प्रतिक्रिया यानी फीडबैक का क्या होता है मुख्य भूमिका, अगर हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में बात करें तो? सबसे पहला ऑप्शन है छात्र के व्यवहार को नियंत्रित करना, टू कंट्रोल स्टूडेंट बिहेवियर। दूसरा ऑप्शन है आपके पास टू आइडेंटिफाई द वीकनेस इन द टीचर्स मेथड, यानी शिक्षक के तरीके की कमजोरियों की पहचान करना। तीसरा ऑप्शन है आपके पास टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न बेटर, यानी छात्रों को बेहतर सीखने के लिए प्रेरित करना। और चौथा ऑप्शन है आपके पास टू जज द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एंड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स, यानी शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन करना और आवश्यक समायोजन करना। बताइए टीचिंग एप्टीट्यूड का ये क्वेश्चन है, प्राइमरी रोल क्या है फीडबैक का? अगर हम बात करें शिक्षण और सीखने की जो प्रक्रिया होती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होता है, इसमें फीडबैक क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्वेश्चन नंबर 6 लिख के और नीचे करेक्ट आंसर लिख दीजिए। आसान क्वेश्चन, आई होप कि इसका सही उत्तर आप दे पाएंगे। देखिए सबसे पहले तो फीडबैक जो है ना आपको मालूम होना चाहिए कि हम लेते हैं ताकि हम अपने टीचिंग को बेहतर बनाएं, और साथ ही साथ बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसके हिसाब से हम खुद में जो है वो चेंजेस ले आएँ, है ना। स्टूडेंट के बिहेवियर को आप कंट्रोल करने के लिए फीडबैक जो है नहीं लेते हो, आप उनको कंट्रोल नहीं करना चाहोगे, बल्कि आप जो है उनको ये बात सोचने पर जो है मजबूर करना चाहोगे, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए उनको जो है बढ़ावा देना चाहोगे, है ना। वीकनेस टीचर के मेथड में आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं है। ये जो इसका प्राइमरी जो इसका मेन मुख्य लक्ष्य है वो ये है कि आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस दोनों को बेटर बनाएं, सिर्फ और सिर्फ टीचर के बारे में नहीं है ना। तो ये जो है पार्शली ट्रू है, लेकिन ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न बेटर, देखिए फीडबैक लेके हम मोटिवेट तो कर सकते हैं बच्चों को, लेकिन प्राइमरी रोल मोटिवेशन से कहीं आगे बढ़ के ये है कि टू जज द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एंड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स, और
इसमें बच्चों के जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के बारे में है। आप जो है फीडबैक लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट कितना समझ में आ रहा है और उसके हिसाब से आप नेसेसरी चेंजेज कर देते हैं। तो ये की रोल है फीडबैक का कि इफेक्टिवनेस कितना बेहतर जो है टीचिंग हो रहा है और मेथड्स को एडजस्ट करते हैं आप ज़्यादा बेटर लर्निंग आउटकम्स के लिए। तो ये ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन, है ना। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। रिसर्च एप्टीट्यूड का ये क्वेश्चन है अनुसंधान योग्यता का। विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ क्वालिटेटिव केस स्टडी। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सैम्पलिंग तरीका गुणात्मक केस स्टडी के लिए सबसे उपयुक्त है। पहला है आपके पास यादृच्छिक सैम्पलिंग या रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा है स्नोबॉल सैम्पलिंग, तीसरा है स्ट्रैटिफाइड या स्तरीकृत सैम्पलिंग और चौथा है व्यवस्थित या सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। बताइए कौन सा इनमें से सैम्पलिंग मेथड सबसे ज़्यादा उपयुक्त है अगर हम क्वालिटेटिव केस स्टडी के बारे में बात करें, तो गुणात्मक केस स्टडी के बारे में बात करें तो। देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वालिटेटिव के बारे में और जो यानी एक बार ये क्वेश्चन और भी मैं सॉल्व करा चुका हूँ आपको गुणात्मक के बारे में। और जब भी गुणात्मक शोध या गुणात्मक केस स्टडी आप करते हैं तो याद रखिएगा वहाँ पर आप रैंडम सैम्पलिंग जो है ना ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में करते हैं, क्वालिटेटिव में नहीं करते हैं। ये क्वालिटेटिव स्टडीज़ के लिए जो है उपयुक्त नहीं होता है, तो ये नहीं होगा रैंडम सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है, ये क्वालिटेटिव स्टडीज़ के लिए काफ़ी आइडियल माना जाता है, जहाँ पर पार्टिसिपेंट्स जो है ना वो रिकमेंड करते हैं दूसरे पार्टिसिपेंट्स को, इससे कि इन डेप्थ केस स्टडी हो पाता है ना। स्नोबॉल सैम्पलिंग में जैसे एक पार्टिसिपेंट है, इन्होंने रिकमेंड के दिया दूसरे पार्टिसिपेंट को, तो ज़्यादा बेटर तरीके का जो है यहाँ पर आप अनुसंधान कर पाएंगे। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में आप स्ट्रेटा में डिवाइड करते हो, सब ग्रुप्स में पॉपुलेशन को डिवाइड करते हो। क्वांटिटेटिव रिसर्च में ये ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग जो है ना ये भी क्वांटिटेटिव अप्रोच की तरफ ही ज़्यादा लीन करता है और ये सूटेबल नहीं होता है केस स्टडी के लिए, क्योंकि केस स्टडी में ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी चाहिए और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के थ्रू ये नहीं हो पाता है। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग जो होता है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आइडियल होता है क्वालिटेटिव स्टडीज़ के लिए, यानी आपका गुणात्मक अगर कोई भी स्टडी करना है उसके लिए, गुणात्मक शोध करना है उसके लिए। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ और क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे। जो भी आपको इसका सही उत्तर लगे नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर दीजिए। और वीडियो का अब एंड आने ही वाला है, तो यहाँ तक अगर इस वीडियो को देखा है आपने तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ जो भी आपके फीडबैक हो वो नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। और साथ ही साथ एक और आपको जो है बता दूँ एक चीज़ की, हमारे जो बैचेज हैं उनमें एडमिशन फिर से ओपन हो गया है। अगर आप मुझसे पेपर 1 पढ़ना चाहते हैं और अपने तैयारी को बिल्कुल बेहतर करना चाहते हैं तो इस बात की गारंटी देता हूं कि पेपर 1 इतना बेहतर आप कहीं नहीं पढ़ पाओगे, है ना, चाहे आप कहीं से पढ़ो। और आपका जो अगर आप नेट क्लियर कर पा रहे हो, जेआरएफ नहीं क्लियर कर पा रहे हो, तो ये नेट से जेआरएफ तक की जर्नी जो है ये यहाँ पर पॉसिबल मैं करा के रहूँगा आपका। साथ ही साथ अगर आप वैसे भी काफ़ी कम स्कोर कर पाते हैं पेपर 1 में, तो इसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे बैचेज को। तो बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड टाइप ऑफ इन्फरेंस यानी अनुमान इन इंडियन लॉजिक। भारतीय तर्कशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सा अनुमान का मान्य प्रकार नहीं है। पहला है आपके पास केवलानवी, दूसरा है केवल व्यतिरिकी, थोड़ा सा टफ नेम्स है ये, तीसरा है आपके पास अन्वय व्यतिरिकी और चौथा है अनुपलब्धि। बताइए इनमें से कौन सा वैलिड टाइप ऑफ इन्फरेंस या अनुमान नहीं है, है ना। पहला है आपके पास कौन सा, केवलानवी, दूसरा है केवल व्यतिरेकी, तीसरा है अन्वय व्यतिरेकी और चौथा है अनुपलब्धि। अगर मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सही से नहीं कर पा रहा हूँ तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना वर्डिंग्स थोड़ी टफ हैं और इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो बताइए इनमें से जो है ना कौन सा वैलिड टाइप ऑफ इन्फरेंस नहीं होगा, है ना, नॉट अ वैलिड टाइप ऑफ इन्फरेंस अगर हम भारतीय तर्कशास्त्र या इंडियन लॉजिक के बारे में बात करें तो। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, है ना, कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा डी, अनुपलब्धि, है ना। देखिए अनुपलब्धि जो है ना ये एक सेपरेट प्रमाण होता है, मीन्स ऑफ नॉलेज होता है ना। और ये आपका इन्फरेंस का टाइप अनुमान, जैसे अनुमान एक मीन्स ऑफ नॉलेज है ना कि आप इससे अनुमान से आप ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, वैसे ही अनुपलब्धि से भी आप करते हैं। अनुपलब्धि का मतलब क्या होता है कि नॉन परसेप्शन या एब्सेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के ना होने से अगर आपको कोई ज्ञान मिल रहा है तो इसको आप कहते हैं अनुपलब्धि। जैसे मान लीजिए कि आप अपने हॉल में जा रहे हैं और हॉल में आप गए और आपने कहीं की रखा हुआ था, लेकिन वो की वहाँ नहीं दिख रहा है, वो चाबी वहाँ नहीं दिख रही है, तो आपको वहाँ उस चाबी के ना दिखने से ये समझ में आ जाता है, आपको ज्ञान होता है कि ये चाबी जो है इस हॉल में नहीं है। तो इससे क्या हुआ, आपको ज्ञान हुआ ना किसी चीज़ के एब्सेंस से, इसी को हम कहते हैं अनुपलब्धि, है ना। तो ये अनुमान का एक टाइप नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक सेपरेट प्रमाण है, सेपरेट मीन्स ऑफ नॉलेज है। तो ये नहीं होगा, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर हम बात करें केवलानवी और ये केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी की, तो ये सभी जो है ना ये वैलिड टाइप ऑफ इन्फ्रेंस या अनुमान है इंडियन लॉजिक के बारे में अगर हम बात करें तो इनमें आते हैं ये तीनों ही। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए
बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस कोई भी दिखते हैं तो आप जो है ना इनको मार्क कर लिया करिए इंपॉर्टेंट। ओके, और बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारे पास जो नवा प्रश्न हमारा आ रहा है, ये आ रहा है आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट से, और ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, है ना, SDG जिसे हम कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य यानी SDG नहीं है। पहला ऑप्शन है आपके पास जलवायु कार्रवाई एंड क्लाइमेट एक्शन, दूसरा ऑप्शन है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन यानी स्वच्छ जल और स्वच्छता, तीसरा ऑप्शन है यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन यानी सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, और चौथा ऑप्शन है जीरो हंगर शून्य भूख। बताइए इनमें से कौन सा एक रिकॉग्नाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, है ना। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 9 लिख के, और जो भी इसका करेक्ट आंसर आपको लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। मैंने अनगिनत बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आपको पढ़ाया है और उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए हैं, तो आई होप कि आप इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कुल मिला के 17 होते हैं, 17 गोल्स, 169 टारगेट। 2015 में इनको लाया गया था। MDG जो 2000 में आया था, जिसमें 8 गोल हुआ करते थे, इनके सक्सेसर के रूप में इसको लाया गया था। देखिए सारी कहानी मैंने आपको यहाँ बता दिया। अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में आप बात करें तो क्लाइमेट एक्शन जो है और क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन जो है, जीरो हंगर जो है, ये सभी ऑफिशियल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। लेकिन यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन जो है ना, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का पार्ट था। अभी करंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसका ये पार्ट नहीं है, ये पर्टिकुलर जो पूरा लाइन लिखा हुआ है, और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, और जब भी मैं इंपॉर्टेंट कहूँ तो उस क्वेश्चन को या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं लिख लीजिए, है ना। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने कमेंट सेक्शन में दिया हो। अब हम आ चुके हैं अपने वीडियो के अंतिम प्रश्न की तरफ, और इसी के साथ एक बार फिर से आपसे अपील करूंगा, काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। आपको कैसा लगता है हमारा सेशन आप बता सकते हैं, और आप डेली ये सेशन अटेंड करते हैं कि नहीं, पूरा अटेंड करते हैं कि नहीं, ये सभी चीज़ें जो है आप बता सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्रेडिटिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। पहला है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन होता है। फिर NAC हो गया, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल जो होता है, नेशनल, दूसरा ऑप्शन है NAC, तीसरा है NCTE, और चौथा ऑप्शन है आपके पास UGC, है ना। तो देखिए अगर हम बात करें AICTE के बारे में, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के बारे में, तो ये टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम को अप्रूव करता है ना। NAC के बारे में बात करें, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के बारे में, तो ये एक्रेडिट करता है ना, एक्रेडिट करता है, और साथ ही साथ स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो है ये ध्यान रखता है ना कि भाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, तो ये होगा। NCTE जो है ये रेगुलेट करता है टीचर एजुकेशन को, नेशनल काउंसिल और टीचर एजुकेशन होता है ये। और UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये ओवरसी करता है क्या, यूनिवर्सिटीज़ को कैसे जो है उनको हैंडल करना है, ग्रांट्स वगैरह के ऊपर भी इसका ध्यान रहता है, यानी अनुदान के बारे में है, और इसीलिए इसका नाम भी है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो ये एक्रेडिटेशन नहीं देखते हैं डायरेक्टली। तो एक्रेडिटेशन के बारे में अगर हम बात करें, एक्रेडिटिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, तो B हो जाएगा इसका सही उत्तर, है ना। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने कमेंट सेक्शन में दिया हो। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि एक NBA होता है, आप एक बार गूगल पर सर्च करेंगे, इसको मैंने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया। NBA जो है ये कैसे रिलेटेड है एक्रेडिटेशन से, और ये किनका किनका एक्रेडिटेशन करता है, ये नीचे कमेंट सेक्शन में अगर हो सके तो बताइएगा। देखिए ये क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, बहुत सारा एनर्जी आप पे क्यों वेस्ट करता हूँ, बार बार मैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा बोलता हूँ, लेकिन कई लोग जो है वो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते इन बातों पे। प्लीज़ थोड़ा एक्टिव हो जाइए, और अपने लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हैं तो इस तरीके से एक्टिव होके ही आपको पढ़ना होगा। बहुत ज़्यादा ऐसे साइलेंट होके और बहुत ज़्यादा ऐसे दूर दूर रह के आप पढ़ेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। चीज़ों को जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप करेंगे सिस्टमेटिक तरीके से, तो आप अचीव कर पाएंगे जो आप लक्ष्य चाहते हैं अचीव करना, है ना। तो NBA जरूर देखिएगा गूगल पे क्या होता है, और नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि NBA क्या है। तो इस पर्टिकुलर प्रश्न का सही उत्तर होगा नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ये एक्रेडिट करता है जो भी इंस्टीट्यूशन है क्वालिटी स्टैंडर्ड के बेसिस पे उनको एक्रेडिट करता है, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NAC। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, और ये सारे यहाँ पर आपके जो भी करेक्ट आंसर्स हैं मेंशन किया हूँ मैं। आई होप कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा और थोड़ी सी पॉजिटिविटी आपके लाइफ में मैंने ऐड किया हो, कुछ आपके लाइफ में मेरे वजह से अच्छा चेंज आ रहा हो। इस वीडियो में यहीं तक, मैं मिलता हूँ आपसे अगले प्रैक्टिस सेशन के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।